गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हम कल उत्तर भारत की नदियों के विषय में पढ़ रहे थे, जिसे हम हिमालयी नदियाँ कहते हैं। और उन नदियों को हमने 3 भागों में विभाजित किया था हिमालय अपवाह तंत्र को, जिसमें सबसे पहले है सिंधु नदी तंत्र जो पश्चिम में है, और गंगा नदी अपवाह तंत्र और ये मध्य में है, और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो कि पूर्व में है। तो इस तरह से हमने पूर्व, मध्य और पश्चिम में 3 भागों में इसे डिवाइड किया था, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु नदी तंत्र। यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। देखिए, इसकी कुल लंबाई जो है वो ये है कि जहाँ से ये स्टार्ट होती है सिंधु नदी, वहाँ से लेकर जब ये पाकिस्तान तक जाती है, वहाँ तक की लंबाई इसकी कुल लंबाई है। और उसके बाद अगर हम भारत में इसकी लंबाई देखेंगे तो भारत के अंदर अंदर जहाँ जहाँ ये बहती है, जैसे आपको मैंने बताया था कल भी कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में बहकर उसके बाद भारत से बाहर निकलती है और पाकिस्तान की ओर बहती है। और इसकी भारत में जो लंबाई है वो 1,114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। ये भारत की पश्चिमी सीमा बनाती है। इसका उद्गम जो क्षेत्र है वो तिब्बती क्षेत्र है। कैलाश पर्वत में बोखरचू के निकट ये हिमनद से निकलती हुई आती है, जो कि 4,164 मीटर ऊंचा है। तिब्बत में इसे सिंगी कम्बान अथवा शेरमुख कहा जाता है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच में उत्तर पश्चिमी दिशा से बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती हुई ये जम्मू कश्मीर से ये कहीं समीप एक महाखंड है, उसका निर्माण करती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। और इसके अलावा इसकी 5 सहायक नदियां हैं जो पंजाब में बहती हैं, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम इसका नाम है। और ये नदियां, इन्हीं नदियों के नाम से पंजाब का नाम पड़ा है, क्योंकि पंजाब के नाम को अगर हम ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर 5 आब यानी 5 नदियों वाला क्षेत्र, इसीलिए उसका नाम पंजाब रखा गया है। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। इसके अलावा जो सिंधु नदी की और सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे पहले झेलम है। झेलम नदी ये कश्मीर की घाटी में बहकर फिर पश्चिम की ओर जाती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके अलावा जो चिनाब नदी है, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चंद्रा और भागा 2 सरिताओं से मिलकर बनती है और ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये सीधा पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसी तरह से रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और बाद में ये चंबा की घाटी से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ब्यास नदी पंजाब में भी बहती है, हिमाचल प्रदेश में भी बहती है। ये कुल्लू की घाटियों से गुजरकर पंजाब के मैदानों में प्रवेश कर जाती है, जहां हरिके के पास सतलुज नदी में जाकर मिलती है। सतलुज नदी तिब्बत से मानसरोवर जो झील है, जिसे राक्षस ताल से निकलती है और वहां से बाद में रोपड़ के में एक महाखंड से निकलती है जो पंजाब में है। और इसके बाद पंजाब में ये बहकर बाद में इसके साथ जब ब्यास नदी मिलती है तो ये भी पाकिस्तान में चली जाती हैं और जाकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। और पंजाब में यहाँ पर भाखड़ा नांगल परियोजना इसी सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है, जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा,
क्योंकि जब इस नदी के ऊपर बाढ़ आती थी तो इसको बांध इसके ऊपर बनाया गया, जिससे बाढ़ से भी रोकथाम हुई, इसमें बिजली का उत्पादन भी किया जाने लगा, और ये इस बांध का नाम है भाखड़ा नांगल बांध। ये सारी नदियाँ सहायक नदियाँ सिंधु की नदियाँ हैं, और बाद में ये सिंधु नदी में ही मिल जाती हैं। ये सिंधु नदी बाद में पाकिस्तान में बहती हुई लास्ट में अरब सागर में जाकर गिरती है। इसके अलावा गंगा नदी है, जो मध्य द्रोणी क्षेत्र हमने देखा है यहाँ पर इंडिया के अंदर। पश्चिमी द्रोणी क्षेत्र जो था वो था सिंधु नदी का, गंगा नदी का मध्य द्रोणी क्षेत्र है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालय के, और यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया ये नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के नज़दीक गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद मध्य व लघु श्रेणियों को काटकर जब ये तंग महाखंडों से गुजरती है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा में मिल जाती है। देखिए इसके नाम बार बार चेंज हो रहे हैं। गंगा नदी पहले गंगोत्री से निकली, बाद में उसे भागीरथी के नाम से जाने लगा, फिर देवप्रयाग में भागीरथी कहाँ मिलती है, अलकनंदा से, फिर वो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद गंगा नदी ये कहलाती है जब ये आगे अलकनंदा का स्रोत कहाँ पर है, बद्रीनाथ के हिमनद पर, और अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। और लास्ट में गंगा नदी क्या करती है, हरिद्वार के पास मैदान में प्रवेश करती है। पहले तो उसका ये सारा जो अब तक हमने पढ़ा था ये सारा पर्वतीय क्षेत्र है, बाद में ये हरिद्वार के पास आकर हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश कर जाती है। पहले ये दक्षिण की ओर बहती है, साउथ की साइड, और फिर उसके बाद ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है। गंगा की भी सहायक नदियां हैं, और ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, और यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत ये भी एक ग्लेशियर से निकलती है, जिसे यमुनोत्री ग्लेशियर कहा जाता है, और जो हिमालय के बंदरपूछ श्रेणी के पश्चिम ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग में इसका गंगा से संगम होता है, इलाहाबाद में संगम स्थान है इनका, जिसे अब प्रयाग भी कहा जाता है। और यहाँ पर इलाहाबाद में जो जनसंख्या है वो भी एक धार्मिक स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम स्थल है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी इसको दाहिने तट पर मिलती है, जबकि हिंडन, रिंद, सेगर और वरुणा नदी इसके बाएं तट से इसको मिलती है। यमुना नदी अपनी इन सहायक नदियों के साथ पहले पश्चिम में जाती है, फिर उसको जब सहायक नदियाँ उसके अंदर मिल जाती हैं फिर वो पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्वी यमुना नहरें आगरा नहर में आता है, बाद में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। यमुना नदी के अलावा गंगा नदी की चंबल, गंडक और कोसी, घाघरा ये 4 और भी सहायक नदियां हैं। गंडक नदी ये नेपाल हिमालय के धौलगिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच में से निकलती है और मध्य नेपाल में को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में गंगा के साथ ये मिल जाती है। इसी तरह से घाघरा नदी भी छपरा में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के ऊपर से आती है और उसके बाद ये भी गंगा के अंदर मिल जाती है, ये भी इसकी सहायक नदी है। इसी तरह से रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और ये भी गंगा के साथ ही कन्नौज के निकट जाकर गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा छोटा पठार जो है, छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर दामोदर नदी बहती है। ये नदी जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये यहाँ पर नदी घाटी परियोजना चलाई गई है, बहुउद्देशीय योजनाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी। ये इसे भी रोकथाम के लिए, क्योंकि बाढ़ को रोकने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बहुउद्देशीय योजना है, जिसे नदी के ऊपर बांध लगाया जाता है, फिर नदी के जल के साथ बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। वहाँ पर झील बनाकर मछली को भी
पाला जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पर पार्क भी बनाए जाते हैं, कृषि भी की जाती है। तो इसीलिए इसको बहुउद्देशीय योजना कहते हैं, क्योंकि इससे एक तो बाढ़ की रोकथाम हो रही है, साथ साथ और भी बहुत सारे उद्देश्य पूरे किए जा रहे हैं। तो यहाँ तक आज हमने गंगा और सिंधु नदी के विषय में पढ़ा था। कल इसके आगे वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ तक आप पूरा रिवाइज करें, और जितना मैंने आपको ये अंडरलाइन करके दिया है, ये अंडरलाइन वाले ही आपको याद करने, ये मेन पॉइंट्स है। ये सारे में से निकाल कर मैंने इनको अंडरलाइन किया है, तो आप इनको ज़रा जो हाईलाइट किया है उसको अच्छे से याद करना। थैंक यू।